हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विश्वास करियर इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे एमसीक्यू बैंक केमिस्ट्री से रिलेटेड और वो थे आपके चैप्टर आयनिक सॉलिड और सॉलिड स्टेट के। 2 डीपीपीज हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड डीपीपी कर रहे हैं। जो थर्ड डीपीपी है, मतलब हम आज थर्ड क्लास है आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक्स की, और ये है चैप्टर आयनिक सॉलिड और सॉलिड स्टेट चैप्टर के क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। हमें मेटल कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो मेटल कार्बोनेट्स की जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है तब हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के बेसिस पे बताते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे अपने पास टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर, ऐसे मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से कार्बोनेट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपके पास दे रखे हैं बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। अब हमें पता है कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, कार्बोनेट सबके पास क्या है, सेम है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये मेटल्स है आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम और बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम और बेरियम, अगर हम ये पीरियोडिकल टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और एस ब्लॉक में आपके पास क्या होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं तो ग्रुप फर्स्ट आपके पास कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप सेकंड की अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेरियम, तो यहाँ पे क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और बेरियम जो है वो आपके कौन से हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम, ये तीनों के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं। और ये तीनों एलिमेंट्स आपके क्या है, डाउन टू द ग्रुप हैं। अब डाउन टू द ग्रुप की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो साइज की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो डाउन टू द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होता है तो जैसे जैसे हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर जो मॉलिक्यूल्स आपस में, जो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स की हम क्या कहते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो डाउन टू द ग्रुप जाने पर देखें तो अपने पास क्या होती है, बेरियम कार्बोनेट की सबसे ज्यादा होती है थर्मल स्टेबिलिटी, और उससे कम मैग्नीशियम कार्बोनेट, और सबसे कम किसकी होती है, बेरिलियम की होती है। यही ऑर्डर आपका किसका होता है, मेटल कार्बोनेट्स का ऑर्डर होता है। So according to the option A is your right answer. Second question. What effect will polarizability have on the stability of the metal carbonates? मेटल कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी पर पोलराइजेबिलिटी का क्या फर्क होता है? बात जो पोलराइजेबिलिटी की आती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है अपने पास, टेंडेंसी टू फॉर्म द एनाइंस, टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइंस। एनाइन बनाने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। और वहीं अगर हम मेटल कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो मेटल क्या होते हैं, मेटल जिनके अंदर क्या होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस। यानी पोलराइजेबिलिटी तो क्या होती है, एनाइन बनाने की टेंडेंसी, और मेटल क्या होते हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होती है, जिनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। और जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन अपना लूज करवाते हैं वो क्या बनाते हैं, कैटाइन बनाते हैं। तो अगर इन दोनों में हम रिलेशन देखते हैं तो एक पोलराइजेबिलिटी तो एनाइन बनाने की टेंडेंसी रखता है, मेटल क्या करता है, कैटाइन बनाने की टेंडेंसी रखता है। दोनों क्या होते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे क्या करिए, मेटल कार्बोनेट्स क्या, अगर मेटल कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो पोलराइजेबिलिटी की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, what will be the polarizability as the charge of the cation increases? चार्ज अगर कैटाइन का इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अगर हम कोई भी आपके पास एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसको हम डिसोशिएट करवाते हैं,
मान लो ए बी आपके पास कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है, डिसोशिएट करवाने पर हमारे पास क्या बना, एक कैटायन और एक एनायन बना। ठीक है, अगर कोई केस ऐसा आ जाए या फिर कोई ऐसा फैक्टर प्रोवाइड कर दे जिससे क्या हो, कैटायन का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इक्वल टर्म्स में क्या होगा, एनायन का भी चार्ज इंक्रीज होगा। जितना चार्ज कैटायन का इंक्रीज होगा उतना ही चार्ज क्या करेगा, एनायंस का इंक्रीज करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतने ही क्या करेगा, गेन करेगा। तो अगर आपके पास एनायन के चार्ज इंक्रीज करने पर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो कैटायन के भी चार्ज को इंक्रीज करवाने पर पोलराइजेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन योर बी आंसर इज द करेक्ट, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the polarizability as the size of anion increases? अगर आपके पास, हमने अभी पढ़ा था पीछे क्वेश्चन में कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म द एनाइंस। तो अगर आपके पास चार्ज ऑन द एनाइन इंक्रीज करने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, तो जितना ज्यादा साइज, अगर हम साइज एनाइन की बात करते हैं तो एनाइन का साइज भी क्या करता है, चार्ज के साथ साथ इंक्रीज करता है, तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो बी इज योर राइट आंसर, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the polarizing power if the charge of the anion increases? अगर चार्ज इंक्रीज करे, अगर आपके पास एक B माइनस के है, कोई भी एनाइन है, इस एनाइन का चार्ज इंक्रीज करे, चार्ज इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस। इट मींस कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो चार्ज इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं बाहर वाली शेल में। इट मींस कि आपके पास साइज जो है एनाइन का इंक्रीज करेगा। और पोलराइजिंग पावर भी क्या होती है, किसी भी कैटायन के अंदर वो टेंडेंसी को, वो किसी एनाइन को डिस्टॉर्ट करवा सके, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट करवा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। तो पोलराइजिंग पावर भी आपके पास क्या होती है, एनाइन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एनाइन का साइज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। सो ए इज योर राइट आंसर, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the value of hydration energy if ionic charge increases? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी H पॉजिटिव आयन है, वो मोटर मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरेक्ट करवाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास H3O पॉजिटिव बनता है, प्लस में यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है। ये जो रिलीज एनर्जी होती है, इस रिलीज एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो अब आपके पास क्या कहता है कि अगर आयनिक चार्ज इंक्रीज करता है तो हाइड्रेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब क्या होंगे, जितने ज्यादा आपके पास क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा आपके पास क्या होंगे, आयनिक मतलब आयनिक का चार्ज होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज होंगे आयंस के, वो क्या करेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, डिसोशिएट करवाते हैं, तो ये इस तरह से, ये होता है वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब आपके पास मान लो कि कोई भी आपके पास इस तरह से आयनिक कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो क्या करेगा, कैटायन जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वाटर मॉलिक्यूल का, उसको अट्रैक्ट करवाएगा, इधर से इसका ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा आपके पास क्या होगा, आयंस का चार्ज होगा, उतनी ही उनके अंदर टेंडेंसी होगी वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करवाने की। और जितनी ज्यादा आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उतना ही आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो ऑन इंक्रीजिंग द charge of the ions, hydration energy increases. A is your right answer. Question number 6. Next question. Which of the following has more ionization energy? Ionization energy. Which of the following has more hydration energy? तो आपके पास क्या क्या दे रखे हैं, लिथियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, और नेक्स्ट है आपके पास Fe+3। अभी 2 मिनट पहले बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, चार्ज ऑफ द आयन के साथ साथ इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कैटायंस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, +1 +2 +3 चार्ज है। तो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज ऑफ दी आयन। और वो चार्ज ऑफ दी आयन आपके पास चाहे कैटायन है चाहे एनायन है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है, हमेशा इंक्रीज करती है। सो Fe+3 हैज द मोर हाइड्रेशन एनर्जी। सी इज योर राइट आंसर। Next question. What will be the hydration energy as the ionic size increases? अगर आयनिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी। अब आपके पास क्या हो गया, अगर हम कोई एक ऐसा आयन ले लेते हैं जिसका क्या है, स्मॉल साइज होगा। ठीक है, स्मॉल साइज के आयन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, B- है,
और एक आपके पास क्या है, A प्लस है, यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब आपके पास क्या होता है, जितना छोटा होगा आपके पास आयन का साइज, उतनी ही उसके अंदर क्या होगी, टेंडेंसी होगी किसी भी तरह वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अकोमोडेट करवाने की, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का इतना भी बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता कि उसको ज्यादा बड़े, उसके लिए कि ज्यादा बड़े आयंस की जरूरत पड़े। तो जितने छोटे आपके पास क्या होंगे, आयंस होंगे, वो इजिली वाटर मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट करवा सकता है। सो स्मॉलर इज द आयन, higher will be the tendency of the ions to accommodate the water molecules. Hence हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करती है, आयनिक साइज के साथ साथ बढ़ने से डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आयनिक साइज के। आयनिक साइज आपके पास जितना छोटा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, उतने ही आपके पास क्या करेंगे, आयंस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को अकोमोडेट करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करवाएंगे। So according to the option B is your right answer, decreases. Next question. In FCC crystal, effective atoms are in a unit cell. किसी भी FCC यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ अफेक्टिव एटम्स होते हैं। अफेक्टिव एटम्स का मतलब क्या होगा कि एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास के एफसीसी यूनिट सेल है। हमें पता है कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ द एटम्स होते हैं वो किस पे होते हैं, कॉर्नर पोजीशन पर होते हैं, प्लस में हर फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आपके पास कॉर्नर एटम्स कौन कौन से होंगे, ये आपके पास कितने होते हैं, एक यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं, क्योंकि टोटल 8 कॉर्नर्स है। ठीक है, और हर कॉर्नर, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8, हर पोजीशन के ऊपर हर कॉर्नर पे एक एटम है। एक एटम कितना पार्ट अपना पूरे के साथ शेयर करेगा, 1/8 पार्ट शेयर करेगा जो कॉर्नर पे हुआ। टोटल कॉर्नर एटम 8 है, जिसमें से हर एक एटम अपना 1/8 पार्ट शेयर करेगा। फेस के, ये आपके पास एक फेस है, इस फेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, इसी तरह ये एक फेस है, सेंटर में प्रेजेंट है। टोटल फेसेस कितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, 6 होते हैं। एक एटम जो है दो फेसेस के बीच में सेंटर में होता है, तो उस एटम का हाफ पार्ट एक एक जो फेस है वो शेयर करता है, यानी कि टोटल 6 फेसेस है, एक फेस जो है उसका एटम का हाफ पार्ट शेयर करता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1/2, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 3, दिस इंप्लाइज 4, ये क्या होती है, Z की वैल्यू। सो आपके पास नंबर ऑफ द अफेक्टिव एटम्स की बात करें एफसीसी के अंदर, वो कितनी होती है, 4, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बीसीसी यूनिट सेल अफेक्टिव एटम्स आर इन ए यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो आपके पास जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसमें एटम्स जो है वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर पोजीशन, प्लस में क्या होते हैं, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, अब आपके पास ये है पूरे यूनिट सेल का सेंटर। अब आपके पास क्या, कॉर्नर एटम्स कितने हैं, टोटल 8, कितना पार्ट शेयर करवा रही है, 1/8। सिर्फ पूरे यूनिट सेल के एक सेंटर में एटम है, इट मींस 1 इंटू 1, कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 1, दिस इंप्लाइज Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो बीसीसी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ अफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं, 2। सो A इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in FCC unit cell how many tetrahedral and octahedral voids are present। एक FCC यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ दी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। जब बात ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की आती है तो उससे पहले एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है आपके पास, ये आपके पास क्या है, एक फेस है, इसके जस्ट अपोजिट आपके पास ये वाला फेस है। किसी भी यूनिट सेल के अंदर एक फेस तो आपके पास ये वाला है, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा है, ये वाला है, एक टॉप में है एक अबव में है। इस टॉप वाले के इस कॉर्नर एटम से और इस अबव वाले के इस कॉर्नर एटम से जब हम एक डायगोनल बनाते हैं, यानी कि आपके पास एक फेस, ये आपके पास क्या दे रखा है, यहां से जैसे एक फेस ये दे रखा है और एक फेस ये दे रखा है, इस वाले फेस के इस कॉर्नर एटम से नीचे वाले फेस के कॉर्नर एटम्स को जब हम आपस में एक डायगोनल के थ्रू ज्वाइन करवाते हैं, उस डायगोनल को हम क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल कहते हैं।
इसी बॉडी डायगोनल के दो सेंटर पोजीशन पर आपके पास कौन होते हैं, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैंने डार्क किए हैं ब्लैक से सर्कल, ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है। एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, आपके पास 2 होते हैं। ठीक है, अगर हम एफसीसी यूनिट सेल की बात करें तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर Z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। और एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो कितने हैं, आपके पास 2 प्रेजेंट है। तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, तो वो क्या होती है आपके पास 4 इंटू में 2 यानी कि 8। एक यूनिट सेल के अंदर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं, 4। इट मींस टोटल नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8। सिमिलर वे में अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं, तो जो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंटर ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में भी क्या होता है, एक सेंटर में एटम होता है, उसका एक ही पार्ट कंट्रीब्यूट होता है। तो अगर हम एफसीसी यूनिट सेल की बात करें जिसमें Z की वैल्यू कितनी है, 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है आपके पास किसी एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, सिर्फ एक। तो नंबर ऑफ द octahedral voids इन एफसीसी यूनिट सेल में कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 इंटू 1, दिस इंप्लाइज 4। तो अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें कितनी होती है, 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो कितने होते हैं, 4, यानी 8 एंड 4। सो 8 एंड 4 इज योर राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sodium metal crystallizes in a body centered and cubic lattice with a unit cell edge of 4.929 angstrom. The radius of the sodium atom is approximately. कोई सोडियम मेटल है जिसका क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, यानी कि आपके पास क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखोगे कौन सी यूनिट सेल दे रखी है, बीसीसी यूनिट सेल दे रखी है। ठीक है, अगर हम बीसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं तो बीसीसी यूनिट सेल के अंदर आपके पास एक फॉर्मूला होता है रेडियस निकालने का, वो होता है 4r इज इक्वल टू √3a। r तो क्या होता है आपके पास, किसी भी दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या r जो है वो आपके पास किसी एक एटम का रेडियस है, चाहे वो कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। a जो है वो आपके पास क्या होती है, h लेंथ होती है। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, यूनिट सेल h गिवन है, यानी कि a की वैल्यू गिवन है 4.29 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो यहाँ से आपके पास r की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो ये आ जाएगी आपके पास √a इंटू में √3 अपॉन में 4.29 √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइड बाय 4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आपके पास 1.86 एमस्ट्रॉन्ग। 1.86 एमस्ट्रॉन्ग जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, बीसीसी यूनिट सेल के एक एटम की रेडियस आ जाएगी। और ये क्या होगी आपके पास, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, 1.86 एमस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element having an atomic radius of 0.14 नैनोमीटर, रेडियस दे रखा है किसी एटम का 0.14 नैनोमीटर इन एन एफसीसी यूनिट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सेल। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। यूनिट सेल कौन सा है आपके पास, एफसीसी यूनिट सेल है। सो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर आर और ए के बीच का क्या रिलेशन होता है, 4r इज इक्वल टू a इंटू में √2। हमें निकालना क्या है, a की वैल्यू निकालनी है, तो 4r अपॉन में √2। 4 इंटू में r की वैल्यू है 0.14, √2 क्या होता है 1.414, ये होती है √2 की वैल्यू। यहाँ सॉल्व करने पर आपके पास जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से 0.4 नैनोमीटर, ये सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी। तो आपके पास बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट सेल, यानी कि एफसीसी यूनिट सेल दे रखा है जिसकी क्या है, यूनिट सेल एच है, यानी कि आपके पास ए की वैल्यू गिवन है 361 पिकोमीटर। हमें क्या बोला है, रेडियस निकालना है। तो अभी पीछे बताया एफसीसी यूनिट सेल के अंदर रेडियस और एच लेंथ में क्या रिलेशन होता है, 4r इज इक्वल टू a इंटू में √2। यहाँ जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हमें निकालनी क्या है, r निकालना है।
तो a√2/4, a की वैल्यू कितनी है 361, √2 1.414 डिवाइड बाई 4, तो इसका जो आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेट r इज इक्वल टू 127.68 पिकोमीटर क्या आता है, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 128 पिकोमीटर। सो 128 पिकोमीटर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, radius of a calcium ion is 94 picometer and oxide ion is 146। कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड को स्प्लिट करवाएंगे, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में O2 माइनस। कैल्शियम आयन का जो रेडियस दे रखा है मींस कैटायन का जो रेडियस है वो कितना है 194 पिकोमीटर, वेयर एज अगर हम रेडियस ऑफ द आयन देखते हैं एनायन का, तो रेडियस ऑफ द एनायन दे रखा है आपके पास 146 पिकोमीटर। तो आपके पास क्या आएगा, रेडियस हमें इसका निकालना है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम ऑक्साइड के लिए पॉसिबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालनी है, तो यहां से r ऑफ द रेडियस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या आएगा, कैटायन का रेडियस डिवाइड बाय एनायन का रेडियस। कैटायन कितना है 94, एनायन कितना है 146 पिकोमीटर, ये आएगा 0.643 पिकोमीटर। अब 0.643 पिकोमीटर की अगर हम बात करें तो 0.643 पिकोमीटर रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है 0.414 से 0.732 के बीच में, और ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की वैल्यू होती है। सो अगर कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो आपका फर्स्ट ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a FCC centered cubic lattice A occupies the corner position। जो A एटम है आपके पास किसी भी यूनिट सेल के अंदर वो किस पे है, कॉर्नर पोजीशंस पर है, एंड B occupies the face centered position, और जो B है वो किस पे है, फेस सेंटर्ड पर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एंड बी इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम द वन ऑफ द फेस सेंटर्ड, एक एटम जो है वो बी फेस सेंटर्ड एटम से मिसिंग है, तो हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का। ये आपके पास क्या है, कोई यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर जितने भी आपके पास ए एटम्स है वो सारी किस पे हैं, कॉर्नर पोजिशंस पर हैं। सारे जो आपके पास ए एटम्स है वो किस पर हैं, कॉर्नर पोजीशन पर है। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन ऑफ द ए एटम्स एट द कॉर्नर पोजीशंस पर क्या आएगी, आपके पास टोटल कॉर्नर पोजीशंस कितनी है 8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे कॉर्नर्स पर 8 होंगी। एक एटम जो है कितना पार्ट शेयर करेगा पूरे यूनिट सेल के अंदर 1/8, इट मीन्स कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। सिमिलर वे में अगर हम बी की बात करें, बी जो है वो फेस सेंटर्ड पर है, फेसेस कितने होते हैं पूरे यूनिट सेल के अंदर 6 फेसेस है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 6 होंगे। एक एटम जो है एक फेस के साथ कितना पार्ट शेयर करेगा 1/2 करेगा, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन दे रखी है कि जो फेस सेंटर से एक एटम बी है वो मिसिंग है, एक एटम मिसिंग है, यानी कि हमने क्या कर दिया, टोटल फेसेस 6 है, ठीक है, 6 फेसेस में से एक फेस को क्या करवा दिया, मिस करवा दिया, मींस एक मतलब टोटल 6 एटम्स है, 6 एटम्स में से एक एटम को हमने क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया, टोटल कितने बचे 5। एक एटम कितना पार्ट शेयर करवाता है, करवाएगा तो उतना ही 1/2 ही करवाएगा, चाहे एक एटम मिसिंग है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 5/2। हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। जब भी किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला निकालना होता है स्टोइचियोमेट्री से, तो वो क्या होता है AXBY होता है, ठीक है। एक्स और वाई क्या होते हैं, जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाले हैं ए और बी के, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए के कितने हैं 1, बी का कितना है 5/2, इसको हम क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा A2B5। So A2B5 is the formula for the crystal structure of the unit cell. So according to the option B is your right answer. Now the next question. For cesium chloride, edge length of the cesium chloride is 300 picometer. हमें क्या दे रखा है, एज लेंथ दे रखी है सीजियम क्लोराइड की, यानी ए की वैल्यू दे रखी है 300 पिकोमीटर, एंड रेडियस ऑफ द सीजियम आयन इज, यानी कैटायन का जो रेडियस है वो दे रखा है 40 पिकोमीटर। हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द एनायन निकालना है, और किसके लिए दे रखा है, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड जब स्टार्टिंग में फर्स्ट डीपीपी करवाई थी उस केस में आपके पास सीजियम क्लोराइड का
स्ट्रक्चर बताया था कि ये किस यूनिट सेल को कॉरस्पॉन्ड करवाता है, तो ये बीसीसी यूनिट सेल को कॉरस्पॉन्ड करवाता है, ठीक है। और बीसीसी यूनिट सेल के अंदर रिलेशन बिटवीन दी ए एंड आर क्या होता है आपके पास, 4r इज इक्वल टू ए इंटू में √3, ठीक है। अब 4r का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जब हम बीसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं, जो 4r होता है आपके पास, ये क्या होते हैं, डायगोनल पोजीशंस पर जो एटम्स लाई करते हैं उनका रेडियस होता है। ये आपके पास क्या होता है, एक कॉर्नर पोजीशन का एटम है, ये दूसरी कॉर्नर पोजीशन का एटम है, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास दो एटम्स और होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों, इसका रेडियस कितना होगा r, इसका भी कितना r, ये भी r और ये भी r। तो टोटल आपके पास जो डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 4r के इक्वल होता है। अब अगर हम मैथ्स का लॉजिक लगाएं तो मैथ्स हमें क्या कहती है, किसी भी सर्कल के अंदर ये कंप्लीट पार्ट क्या होता है आपके पास, डायमीटर होता है, और इस डायमीटर का जो हाफ पार्ट होता है आपके पास वो क्या होता है, रेडियस। d/2 इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, रेडियस होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4r। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2d, 4r की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2d इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर इसको भी, ये भी जरूरी नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 2d आ जाएगा। अब आपके पास हम क्या करेंगे, ये जो है आपके पास 2d इज इक्वल टू a√3, ठीक है। d जो है वो आपके पास क्या है, कंप्लीट डायमीटर है। अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलती हूँ कि जो आपके पास d डायमीटर है, किसका, हाफ ऑफ द पूरे एक एटम का डायमीटर है। अगर इस एटम के अंदर क्या है, इसका हाफ पार्ट जो है वो कैटायन है, इसका हाफ पार्ट जो है वो कैटायन है, और इसका हाफ पार्ट कैसा है, एनायन है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये रेडियस किसका होगा, कैटायन का, और ये रेडियस किसका होगा, एनायन का। तो यहाँ से क्या होगा, डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल टू a√3, ठीक है। अब अपने पास क्या दे रखा है, 2, r प्लस की वैल्यू कितनी है, 40, r माइनस की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू कितनी है, 300, इंटू में रूट की वैल्यू 1.732, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, 40 प्लस में r माइनस इज इक्वल टू 300 इंटू 1.732 डिवाइड बाई क्या करोगे, 2 करोगे। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करने पर जो r माइनस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 256 पिकोमीटर, 256 पिकोमीटर। और ये 256 पिकोमीटर किसका रेडियस होगा आपके पास, रेडियस ऑफ एनायन का। यानी सीजियम क्लोराइड के अंदर जो क्लोराइड का रेडियस है वो कितना आएगा, 256 पिकोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉडी डायगोनल इन अ यूनिट सेल। बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालनी है किसी यूनिट सेल के अंदर। ये आपके पास कोई एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर जो बॉडी डायगोनल क्या होता है आपके पास, दो अपोजिट फेसेस के कॉर्नर एटम्स को आपस में एक डायगोनल के थ्रू ज्वाइन करवाना, दैट इज नोन एज द बॉडी डायगोनल। ये आपके पास एक फेस है, इसके जस्ट अपोजिट सेकंड फेस है आपके पास। इस अपोजिट फेस का जो फर्स्ट फेस है, इसका ये कॉर्नर एटम है, इसके जस्ट जो आपके पास अपोजिट फेस है, इसका कॉर्नर एटम ये है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक डायगोनल से ज्वाइन करवाएंगे। ये हमने क्या किया, डायगोनल से ज्वाइन करवा दिया। इस डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालने से पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, फेस डायगोनल की वैल्यू निकालते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, हमें फेस डायगोनल की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो फेस डायगोनल क्या होता है आपके पास, बॉडी डायगोनल तो क्या होगा, दो अपोजिट फेसेस के कॉर्नर एटम्स को ज्वाइन करवाना, दैट इज नोन एज थ्रू अ डायगोनल, दैट इज नोन एज द बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है, एक सेम फेस के दो कॉर्नर एटम्स को एक डायगोनल के थ्रू ज्वाइन करवाना, दैट इज नोन एज द फेस डायगोनल। तो ये आपके पास क्या है, कोई भी एक फेस ले लो, मैंने नीचे वाला फेस ले लिया, इसका एक कॉर्नर एटम ये है, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला कॉर्नर एटम है, मैंने दोनों एटम्स को एक डायगोनल से ज्वाइन करवा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। ये तो आपके पास क्या है, बॉडी डायगोनल, और ये आपके पास क्या है, फेस डायगोनल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल बन रहा है फेस डायगोनल से। तो अगर हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब यूनिट एच लेंथ क्या होती है किसी भी यूनिट सेल के अंदर, ये कंप्लीट एच लेंथ कितनी होती है, ए। ये भी कंप्लीट एच लेंथ कितनी होगी आपके पास, ए, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर,
ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज BC की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, a इंटू में अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, ये जो BC हमने निकाला है ये क्या है आपके पास फेस डायगोनल की वैल्यू है। ठीक है, यानी हमने इसकी वैल्यू निकाली है a अंडर रूट 2। अब आपके पास ये भी ट्राइंगल कौन सा था, ABC, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है आपके पास D। ठीक है, और ये पॉइंट है C। अब हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, अब आपके पास क्या होगी इस ट्रायंगल के अंदर, ये जो एज लेंथ है ये आपके पास कितनी है, a। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, BD की निकालनी है, जो कि क्या है बॉडी डायगोनल है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, a अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू में अंडर रूट 3, ये आपके पास बॉडी डायगोनल की वैल्यू है, और ये आपके पास क्या आ जाएगी फेस डायगोनल की वैल्यू। एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों डायगोनल निकालने सिखा दिए, बॉडी डायगोनल भी और फेस डायगोनल भी। बॉडी डायगोनल तभी निकालना सीख पाओगे जो फेस डायगोनल निकालना आएगा। फेस डायगोनल का मतलब क्या होता है, एक ही फेस के दो कॉर्नर एटम्स को एक ही डायगोनल के थ्रू ज्वाइन करवाना, दैट इज नोन एज द फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल दो अपोजिट फेसेस के कॉर्नर एटम्स को एक डायगोनल के थ्रू ज्वाइन करवाना, दैट इज नोन एज द बॉडी डायगोनल। So these are the questions of the, थर्ड डीपीपी, और थर्ड डीपीपी के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट डीपीपी के क्वेश्चंस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर आयनिक सॉलिड और कवर कर रहे हैं सॉलिड स्टेट को। थैंक यू।